चलते हैं MCQ 1 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चे क्या देखो यहाँ पर कनेक्टेड मोशन पर ये क्वेश्चन है। टू मासेस आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley as shown in figure. Find the tension in the string when the masses are released. राइट इस तरह अगर कनेक्टेड मोशन में कभी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, ऑप्शंस में यहाँ पर दे देता हूँ, अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप जरूर ट्राई करें बच्चे। पुली हमारी कैसी है, ध्यान दें, पुली हमारी है फ्रिक्शनलेस पुली है। स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। राइट बच्चे, देखिए अगर ये सिंगल रॉप है तो इसमें जो टेंशन यहाँ पर होगी बच्चे, वही टेंशन यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप 4 kg से देखेंगे तो टेंशन कैसी होगी, 4 kg से अवे होगी, 10 kg से भी अवे होगी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। राइट 10 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10G फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पर 4G एक्ट करेगा। वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा टेंशन का। सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं आता है फॉर्मूला तो आप नोट कर लेना। इस तरह कनेक्टेड मोशन में टेंशन का बच्चे फॉर्मूला होता है टेंशन इक्वल्स टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। राइट यहाँ पर हम हैवियर को m1 ले लेते हैं और लाइटर मास को m2 ले लेते हैं। राइट बच्चे, जल्दी से हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है 10, m2 कितना है बच्चे 4, और g को हम ले लेते हैं 9.8। अगर हमें g की वैल्यू नहीं दी होती है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 9.8 लेते हैं बच्चे, और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 10 कर देते हैं। राइट तो हो जाएगा बच्चे कितना 2 इंटू 4 इंटू 98, यानी अगर 9.8 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो पॉइंट राइट में खिसक जाएगा। राइट अपॉन 14। ओके बच्चे जल्दी से करें, ये हो जाएगा 4 इंटू 98 बाई 7। ओके जल्दी से डिवाइड करें और जल्दी से ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट करें आप भी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए 56 न्यूटन। ओके तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन ए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे। स्ट्रिंग कैसी है बच्चे, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंड नहीं होगी। राइट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कनेक्टेड मोशन है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है कि मासेस कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे व्हेन द मासेस आर रिलीज, अगर हम उनको रिलीज कर दें। राइट बच्चे तो ऑप्शंस आप देख लीजिए जल्दी से, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो देखिए यहाँ पर हैवियर मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और लाइटर मास ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दोनों कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड मोशन में है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। राइट लेकिन हैवियर ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लाइटर मास अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, यानी हैवियर मास माइनस लाइटर मास इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। राइट तो ये हो जाएगा बच्चे 10 माइनस 4 इंटू 9.8 अपॉन 14। तो ये होगा, इट बिकम्स 6 इंटू 9.8 अपॉन 14। राइट जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और बताइए क्या ऑप्शन होगा बच्चे। हम भी कर लेते हैं 6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 14। राइट ऑप्शन आया है यहाँ पर बच्चे 4.2, यानी 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरह क्वेश्चन को करने से पहले मेक श्योर कि हमारे मासेस बच्चे दोनों के दोनों केजी में हो। राइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ऑब्वियस ही बात है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लिखेंगे, तो तभी आपका एक्सेलरेशन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। राइट तो बच्चे यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जल्दी से नोट कर लें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चे। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg। ये जो ब्लॉक है बच्चे, ब्लॉक ए कितने का है, 2 kg का है बच्चे, 2 kg का। राइट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ब्लॉक ए और टेबल के बीच में कितना है, 0.1। राइट तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू एस जो है, म्यू एस है 0.1। राइट व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की मैक्सिमम मास वैल्यू कितनी हो, यानी एम बी हम बोल दें इसका मास, तो वो कितना हो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सो दैट ब्लॉक्स डू नॉट मूव, यानी दोनों ब्लॉक मूव ना करें, यानी ब्लॉक ए राइट में मूव ना करे और ब्लॉक बी डाउनवर्ड में मूव ना करे।
राइट। स्ट्रिंग जो है और हमारी पुली जो है वो वही है जो हमारे सिलेबस में, यानी पुली हमारी फ्रिक्शनलेस है, मासेस सॉरी स्ट्रिंग हमारी कैसी इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। राइट। बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हम इसका बी का एफ बी डी बनाएं तो बी के एफ बी डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, एम बी जी, यानी मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी टेंशन, यानी जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, और नीचे की तरफ हो जाएगा एम बी जी। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन एम बी जी के इक्वल है। राइट। इसका मतलब बच्चे टेंशन एम बी जी के इक्वल है। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, आप भी कोशिश कीजिए। इसका मतलब टेंशन एम बी जी के इक्वल है। राइट बच्चे। अब देखिए जो टेंशन यहाँ पर है, सिंगल ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ पर टेंशन राइट में होगी, यानी अगर हम ए से देखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन अवे होगी, और वो सेम ही होगी कितनी, एम बी जी। अगर ए पर राइट में एक टेंशन यानी फोर्स लग रहा है एम बी जी, तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है बच्चे, म्यू एस आर, यानी ब्लॉक ए पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए जी। एम ए जी कितना हो जाएगा बच्चे, एम ए कितना दिया हुआ है 2 kg, तो ये हो जाएगा 2 g। तो रिएक्शन कितना हो गया बच्चे, रिएक्शन हो गया 2 g। अगर ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एम ए जी के इक्वल है, यानी 2 g के इक्वल है। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस 2 g। और म्यू एस की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0.1 इंटू 2 g। अब देखिए ब्लॉक ए पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लेफ्ट में क्या, फ्रिक्शनल फोर्स यानी 0.1 इंटू 2 g, और राइट में एम बी जी। अगर ये ब्लॉक ए मूव नहीं कर रहा है, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स। तो हम एम बी जी को किसके साथ इक्वेट करेंगे बच्चे, 0.1 इंटू 2 g के साथ, जी से जी कैंसिल, एम बी कितना आ गया जल्दी से बताइए, 0.1 इंटू टू कितना हो गया बच्चे, 0.2 किलोग्राम। तो अगर हम चाहते हैं दोनों ब्लॉक मूव ना करें, तो ब्लॉक बी की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 0.2 kg। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्लॉक ए राइट में मूव करना शुरू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन। राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 0.2 kg हमारे मास ऑफ ब्लॉक बी की जो मास की वैल्यू है वो 0.2 हो सकती है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, जल्दी से देख लीजिए। एन इंसेक्ट ट्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। if the line joining the center of hemispherical surface to the insect makes an angle theta with the vertical, the maximum possible value of theta is given by। ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये एक इंसेक्ट है जो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है, देखिए ये जो है एक इंसेक्ट है यहाँ पर। राइट। ये जो है तो ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उस पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट। ओके। तो सेंटर से जो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है, ओ हम मान लेते हैं उसको। राइट। वो यहाँ से एक लाइन जो इंसेक्ट को ज्वाइन करती है वो एंगल बनाती है लेट से थीटा। राइट। तो ये कह रहे हैं कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्योंकि ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पूरा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा समझते हैं। इस इंसेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों एक फोर्स लग रहा है एम जी, और इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा जल्दी बताइए, इधर हो गया थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो थीटा की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी कॉस थीटा। यानी एम जी को अगर हम रिजोल्व कर दें तो ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा। ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ यहाँ पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। राइट। इंसेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर लग रहा है एम जी की, दूसरे कंपोनेंट को हम इधर लिखेंगे एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा ही है जो इस इंसेक्ट को ऊपर नहीं बढ़ने देगा बच्चे। एम जी साइन थीटा उसको बार बार पीछे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा उसको बार बार पीछे की तरफ। तो हम मान लेते हैं इसी पोजीशन में थीटा मैक्सिमम है और इतना ही ये ऊपर चढ़ सकता है इंसेक्ट। तो इस केस में एम जी साइन थीटा इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, तो इसको ऊपर की तरफ क्या रोकेगा, स्लाइड करने से, फिसलने से कौन सा फोर्स रोकेगा इसको ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स। जो इंसेक्ट और सरफेस के जो बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो इसके स्लिप होने से इसको बचाएगा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, F इक्वल टू म्यू आर। और R क्या है यहाँ पर, R है एम जी कोस थीटा। ना इंसेक्ट सेंटर की तरफ जा रहा है ना ही इधर जा रहा है,
तो इसका मतलब आर एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा, अगर ये इंसेक्ट ना ऊपर जा पा रहा है अभी और ना ही नीचे, इसका मतलब फ्रिक्शन ने एम जी साइन थीटा को बैलेंस किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, म्यू आर इक्वल टू, यानी फ्रिक्शन है म्यू आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और आर क्या है बच्चे, आर जल्दी से देखिए यहाँ पर आर कितना है, एम जी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल बच्चे, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, और म्यू की वैल्यू कितनी दी है 1/3, तो हो जाएगा म्यू की वैल्यू रखी हमने 1/3, और ये मैं कॉस थीटा को राइट में लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3, और कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 3। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे, कॉट थीटा इक्वल टू 3, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट इज 60 डिग्री, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे जल्दी से, 0, 1/√3, √3, 1। बच्चे देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए थीटा है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी समझाऊंगा मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक का भी अपना सरफेस है, राइट। तो ब्लॉक पर ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चे, mg। तो अगर इस ब्लॉक को हम राइट में मूव कराएं किसी अप्लाइड फोर्स को लगाकर, पर ये मूव नहीं कर रहा है, उस केस में मान लीजिए पीछे की तरफ इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पर यहाँ पर दो फोर्स, एक ऊपर की तरफ लग रहा है रिएक्शन, और लेफ्ट में लग रहा है फ्रिक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं वो इस तरफ आता है, लेट से इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो इसका टेंजेंट क्या होता है, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के, जो दोनों सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनिमम फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी ऑन अ रफ सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्चुअली अप्लाइड एंड देयर इज नो मूवमेंट। ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे। मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, कितने का है बच्चे, कुछ इसका मास है, इस पर राइट में अगर हम 8 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, यानी इतना लगाना होगा, अगर उसे जस्ट मूव कराना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 8 न्यूटन हो सकता है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। लेकिन अगर हम इसी ब्लॉक पर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा। उसको मूव कराने के लिए मिनिमम 8 न्यूटन चाहिए। तो अभी 6 न्यूटन लग रहा है उस पर, तो इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस पर कैसा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऊपर कितना लगा ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी ब्लॉक जब तक मूव नहीं करता है तब तक उस पर उतना ही फ्रिक्शन लगता है जितना कि हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, यानी हम कहते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लिख लीजिए आप ये एक बात, नोट कर लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही अपोजिट में लगेगा और इंक्रीज करता जाएगा, राइट। उसके बाद अगर बॉडी मूव करना शुरू कर दे तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन से जस्ट थोड़ा सा कम होता है, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी लग रहा है वो उतना ही लगेगा जितना कि अप्लाइड फोर्स है,
क्योंकि उसको जस्ट मूव कराने के लिए 8 न्यूटन फोर्स चाहिए और अभी हम लगा रहे हैं 6 न्यूटन, तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। और जब तक बॉडी मूव नहीं करती है, जब तक जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और वो एडजस्टेबल होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, उतना ही अप्लाई होता है जितना कि अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा बच्चे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 न्यूटन हमारा यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द सर्फेस ऑफ कांटेक्ट इज 6 न्यूटन. A force of 8 Newton is applied on the body and the actual motion starts. The effective force of friction now is. देखिए यहाँ पर एक बॉडी है, राइट। क्या है बच्चे? एक बॉडी है, वो एक सरफेस पर रखी हुई है, राइट। तो यहाँ पर बच्चे कितना दिया हुआ है? लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन। ये कह रहे हैं कि अगर 6 न्यूटन हम अप्लाई कर देते हैं तो ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है जस्ट। समझ में आई बात? यानी 6 न्यूटन से कम फोर्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन 6 न्यूटन से ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन लगते ही ब्लॉक क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। समझ में आ गई बात? 6 न्यूटन मिनिमम चाहिए, तो यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या कह लो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है 6 न्यूटन, ओके। अगर 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? काइनेटिक। और वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो कितना होगा? लेस देन 6 न्यूटन फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा। तो इफेक्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर अब कितना होगा? क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो जो उसका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उससे थोड़ा सा कम। जब बॉडी मूव करने लगती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर लगता है, एक्ट करता है, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, यानी लेस देन 6 न्यूटन यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इस केस में, व्हेन द बॉडी इज मूविंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अच्छे से। The variation of net downward force F on a body on a rough inclined plane versus sine of angle of inclination is shown by 4 graphs. The correct one is. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट ग्राफ को सेलेक्ट करना है, और ग्राफ जो है वो किस किस वेरिएबल के बीच में है, यानी दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ सेलेक्ट करना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, कि एक इंक्लाइन प्लेन है मान लीजिए, और एक इंक्लाइन प्लेन पर हम मान लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? mg। एक्चुअल में सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करता है, राइट। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, सो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के इक्वल होगा। सो अगर mg को हम रिजॉल्व करें तो यहाँ पर होगा mg cos थीटा, राइट। ये होगा mg cos थीटा। ये आपने रिजॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा होगा। इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, राइट। यानी mg को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है बच्चे। तो यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन मूव करेगा, राइट, तो इस पे ऊपर की तरफ यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, राइट। डाउन द प्लेन mg sin थीटा एक्ट कर रहा है और अप द प्लेन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। सो मान लें कि अगर ये ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन मूव कर रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा एफ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा डाउन द प्लेन वो क्या होगा? नेट फोर्स होगा F इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस एफ, राइट। अब देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा इस बॉडी पर, जो कि नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए जो जो ये बॉडी है, उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है R, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन। और बॉडी पर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेन के फोर्स लगा है mg cos थीटा।
as there is no vertical motion in the direction of r and mg cos theta, so r जो होगा यहाँ पर r होगा mg cos theta, राइट। r होगा mg cos theta और ff होता है बच्चे, यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर। सो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू mg cos theta, राइट। अगर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos theta हो गया है, तो मैं इसको रब करता हूँ और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, राइट। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि नेट फोर्स जो है, यानी अगर एंगल जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इंक्रीज करता है तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, राइट, और cos थीटा डिक्रीज करेगा। सो आप देखेंगे कि अगर थीटा एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, cos थीटा डिक्रीज करेगा, सो नेट फोर्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सो इसका मतलब अगर साइन थीटा इंक्रीज करता है तो एफ भी इंक्रीज करता है। सो एफ और साइन थीटा में कैसी रिलेशनशिप हुई, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुई, हम ये बोल सकते हैं, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा इंक्रीज करता है, साइन थीटा इंक्रीज करता है तो नेट फोर्स जो डाउन द प्लेन ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो भी क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पर ग्राफ्स आप देखिए कि अगर साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। सेकंड ग्राफ में आप देखेंगे नेट फोर्स जो है डाउन द प्लेन जो एक्ट कर रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पर ग्राफ बी जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। Moving to next question. In a laboratory experiment, four students plotted graphs between force of limiting friction and normal reaction as shown below. Which one is correct? यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, ग्राफ्स दिए हुए हैं, फोर स्टूडेंट्स ने प्लॉट किए हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, राइट। तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चे लॉज ऑफ फ्रिक्शन में भी हमने पढ़ा है अच्छे से कि फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, राइट। और फिर हम आगे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है F इक्वल्स टू म्यू आर, और म्यू है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब है, यानी फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि भाई अगर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करता है, यानी अगर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करता है सो फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहें अगर हम इसे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन कहें तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब आर इंक्रीज करेगा तो एफ भी इंक्रीज करेगा, जैसा कि सेकंड ग्राफ में दिया हुआ है यहाँ पर भी, राइट। पॉजिटिव स्लोप है, लीनियर रिलेशनशिप है, आर बढ़ रहा है एफ भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर भी ग्राफ बी बिल्कुल करेक्ट चॉइस होगी। सो करेक्ट आंसर जो है वो ग्राफ बी है, राइट। अगर हम ग्राफ ए को देखें तो आर बढ़ रहा है लेकिन एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, देखा आपने, यानी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ है, तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, राइट। यानी अगर हम एक सरफेस पर मास की वैल्यू बढ़ाते जाएं, राइट, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। सो उस केस में उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। अगर हम मास पर और वेट रख देते हैं, राइट, कुछ मास उसका बढ़ा देते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और इंक्रीज कर जाएगा, यानी हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A force of 49 Newton is just able to displace a block of mass 20 kg on a rough horizontal surface. The coefficient of friction is. देख लीजिए बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को और ऑप्शंस भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से ये ब्लॉक है, 20 kg इसका मास है, राइट। तो बोला जा रहा है कि इसको अगर हमें डिस्प्लेस कराना है तो एटलीस्ट 49 न्यूटन हमें चाहिए। इसका मतलब अगर 49 न्यूटन मिनिमम फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाना होगा तब ये बॉडी जस्ट मूव करेगी। इसका मतलब अपोजिट में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा है, यानी जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो यहाँ पर कितना है, 49 न्यूटन है इस सरफेस और ब्लॉक के इन बिटवीन, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है फ्रिक्शन और रिएक्शन के बीच में क्या इक्वेशन होती है, ये होती है F इक्वल्स टू म्यू आर, यानी फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नीचे लगेगा mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन,
और r हो जाएगा यहाँ पर mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो मास है 20 इंटू 9.8, राइट। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना दिया है 49, सो लिखेंगे हम 49 इक्वल्स टू म्यू इंटू 20 इंटू 9.8। और यहाँ से म्यू की वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो म्यू की वैल्यू आएगी बच्चे 0.25, राइट। ऑप्शंस में देखिए जल्दी से, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, 0.25, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा 0.25। ओके स्टूडेंट्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम कहेंगे। Moving to question number 11, a hemispherical ball of radius r is set rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block kept in the ball rotates with the ball without slipping on its surface. If the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the block with the vertical is theta, the angular speed at which the ball is rotating is। ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बॉल एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रही है, घूम रही है, राइट। ये सेंटर ओ से पास होके जा रही है एक्सिस। मान लीजिए जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है बॉल का वो कितना है, ओमेगा है, राइट। और जो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रेड कलर का जो ब्लॉक है, हम इसकी पोजीशन को ए बोल देते हैं। तो अगर हम ए को और ओ को मीट करा दें तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस बॉल की। सो जो ए ब्लॉक है इसकी रेडियस ने, यानी ए और ओ ने, इस लाइन ने जो एंगल बनाया है इस वर्टिकल लाइन यानी एक्सिस से जहाँ पर ये रोटेट कर रही है, वो एंगल है थीटा, राइट। और बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग बॉल के साथ, बॉल के साथ ही ये रोटेट कर रहा है, साथ साथ घूम रहा है, राइट, विदाउट स्लिपिंग। तो ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ब्लॉक भी, ब्लॉक इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर फॉलो करेगा, राइट, अबाउट अ सेंटर पॉइंट, यानी मैं वो बोल देता हूँ बी पॉइंट, राइट। तो जिस सर्कुलर पाथ में ये ब्लॉक मूव कर रहा है वो भी, उसकी भी एक रेडियस होगी, उसको हमने बोल दिया है आर, राइट। तो यहाँ पर हमें जानना है कि अगर ये विदाउट स्लिपिंग अगर बॉल के साथ रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इस ब्लॉक की भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, ओमेगा ही होगी, सेम ओमेगा से ही ये भी इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है बॉल के साथ, राइट। सो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg, राइट। और बॉल का सरफेस इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, यानी सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। सो जो नॉर्मल है, अगर हम नॉर्मल को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, तो एक नॉर्मल का बच्चे कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। सो नॉर्मल को अगर हम थीटा के अलोंग उसका कंपोनेंट देखें तो कौन सा होगा, एन कॉस थीटा, राइट। और नॉर्मल का कंपोनेंट ए बी के अलोंग क्या होगा, एन साइन थीटा, राइट, इस तरफ हो जाएगा एन साइन थीटा। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये विदाउट स्लिपिंग ब्लॉक रोटेट कर रहा है बॉल के साथ, जैसे जैसे बॉल घूम रही है उसके साथ साथ ये भी घूम रहा है, तो यहाँ पर एन कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया हुआ है, राइट। तो हम लिख सकते हैं बच्चे एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, राइट। और हम इसको लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, यानी हमें नॉर्मल की वैल्यू मिल गई, नॉर्मल रिएक्शन की, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अभी आप देखें कि अगर एन कोस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया हुआ है तो एन साइन थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, एम साइन थीटा, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट। तो नॉर्मल का साइन कंपोनेंट इस ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस ब्लॉक पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ सी, वो लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। आर हो गई उस रेडियस, उस पाथ की जिस पाथ पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, देखिए ए ओ जो दूरी है वो है कैपिटल आर, राइट। और ए बी है स्मॉल आर। और अगर हम ए ओ बी ट्रायंगल को देखें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू होगी आर साइन थीटा,
क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ए और बी में हमें टी रेशियोज की मदद से साइन थीटा की वैल्यू हमने देखी, यानी आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। सो स्मॉल आर क्या हो गया आर साइन थीटा। तो बच्चे यहाँ पर एन साइन थीटा जो नॉर्मल का साइन कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया एन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल बच्चे, एन की वैल्यू आ गई एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यहाँ पर भी एन इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा है, यहाँ पर एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है। सो हम इसको लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी अपॉन आर कॉस थीटा। सो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा जी अपॉन आर कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। सो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पर देखेंगे जी अपॉन आर कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। सो ओमेगा की वैल्यू ये होगी। और यही यहाँ पर पूछा गया था एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग इज। सो बॉल और ब्लॉक दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। ब्लॉक रिवॉल्व कर रहा है और बॉल रोटेट कर रही है, राइट दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। Moving to next question, a particle of mass 0.2 kg has an initial speed of 5 meter per second at the bottom of a rough inclined plane of inclination 30 degree and vertical height 0.5 meter. The speed of the particle as it reaches the top of the inclined plane is। ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो बिल्कुल यहाँ पर है इंक्लाइन प्लेन के, इंक्लिनेशन है यहाँ पर 30 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। सो अगर हम इस पॉइंट को ए बोल दें और टॉप पॉइंट को बी बोल दें और यहाँ पर इसको सी बोल दें, सो यहाँ पर पार्टिकल इनिशियली जो पार्टिकल का मास है वो कितना है 0.2 kg और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं इसको इनिशियल स्पीड बोल देता हूँ। बी पर जब वो पहुँचेगा तो हमें उसकी फाइनल स्पीड बतानी है बच्चे। फाइनल स्पीड हमें यहाँ पर उसकी बतानी है। ये बी और सी यानी सी से बी की जो हाइट है जो यहाँ पर दी है क्वेश्चन में वो कितने दी है स्टूडेंट्स 0.5 मीटर दी है। 0.5 मीटर यहाँ पर ये हाइट दी है, राइट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है साइन 30। सो ए बी कितना हो जाएगा, देखिए हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यानी हमें ए बी चाहिए तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, यानी ए बी हो जाएगा यहाँ पर बी सी अपॉन साइन 30 डिग्री, राइट। और बी सी कितना है बच्चे, बी सी है यहाँ पर 0.5 अपॉन साइन 30 डिग्री, राइट। तो ये होगा 0.5 साइन 30 होता है 1/2, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर, राइट। तो हमने इस तरीके से यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ए बी की वैल्यू हो गई है 1 मीटर, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया ये 1 मीटर। तो हम इसको बोलते हैं एस, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ये पार्टिकल करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो कितना करेगा बच्चे, 1 मीटर करेगा, राइट। अभी मान लेते हैं पार्टिकल समवेयर इन बिटवीन ऑफ इट्स जर्नी है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये जानना है कि इसकी इस जर्नी में ए से बी तक जाने में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है, वो नेट फोर्स कितना है। सो जब ये ऊपर की तरफ पार्टिकल जाएगा तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एम जी, राइट। अगर उसी के हम कंपोनेंट को देखें जो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा एम जी कॉस थीटा और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, जैसा कि हम हर बार प्रॉब्लम में करते आए हैं। डाउन द प्लेन यहाँ पर फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, यानी एम जी का साइन कंपोनेंट। और अगर ये पार्टिकल का मोशन अप द प्लेन है, सो डाउन द प्लेन एक फोर्स और लगेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, राइट। सो मोशन का अपोज कर रहे हैं एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स।
सो नेट फोर्स जो है डाउन द प्लेन वो कितना लग रहा है, नेट फोर्स वो लग रहा है बच्चे एम जी साइन थीटा प्लस एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, और यहाँ पर म्यू और आर क्या है, एम जी कॉस थीटा। आर है यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, मतलब वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। सो एफ एफ हो गया बच्चे यहाँ पर म्यू एम जी कॉस थीटा। सो अगर हम नेट फोर्स यहाँ पर निकालें तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से हम अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि मोशन के अपोजिट में फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और वो कैसे निकलेगा, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम में होता है। सो नेट फोर्स कितना है बच्चे, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ से हम मास को कॉमन लेंगे, एम को कॉमन लेंगे और फिर एम से कैंसिल कर देंगे। मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, जी कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट। ये आएगा माइनस ए। जी की वैल्यू लेनी है, क्वेश्चन में दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 10। साइन थीटा है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 यानी 1/2। थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। प्लस म्यू है 1/√3, क्वेश्चन में दिया है, और कॉस 30 डिग्री होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। सो √3 से √3 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। सो माइनस ए की वैल्यू आई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है वो कितना आया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लेते हैं बच्चे। ए की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस की वैल्यू है 1 मीटर, यानी पार्टिकल ए से बी पर गया, 1 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। यू है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। वी हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, -10, और ऐसे बच्चे 1 मीटर। सो ये होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड -20 यानी 5। तो अगर वी स्क्वायर 5 है तो वी कितना होगा, वी होगा 2.24 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हमें यहाँ पर आंसर मिला, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड जो होगी एज द पार्टिकल रिचेस द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन विल बी 2.24 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी देखें यहाँ पर 2.24 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल जब टॉप पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड होगी 2.24 मीटर पर सेकेंड।